नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। आपकी बात छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। और आज चर्चा हम करने वाले हैं नारी शक्ति वंदन को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है जो नारी सशक्तिकरण है वो मजबूत हो और इसी के साथ महिलाओं का उत्थान हो। 33% आरक्षण मिले महिलाओं को, इसको लेकर विशेष सत्र बुलाया गया है और नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इस बीच तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महिलाओं के माना जा रहा है कि महिलाओं के हित में केंद्र सरकार बड़े फैसले ले रही है। महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी हो, पंचायत से लेकर संसद तक, ये कोशिश है सरकार की और इसको लेकर तमाम प्रयास भी सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि 33% अधिनियम जो नारी शक्ति वंदन का अधिनियम 33% लागू होने के बाद महिलाओं की जो भागीदारी और ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन इस पर प्रश्न उठा दिए हैं विपक्ष ने और कहा जा रहा है कि ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है ऐसे समय पर जब चुनाव है, और ये सब कुछ चुनाव से पहले किया जा रहा है ताकि इसका सियासी लाभ लिया जा सके। तो आज ऐसे में हम इस पर करने वाले हैं चर्चा और बातचीत करेंगे अपने तमाम मेहमानों से भी। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कहा और साथ ही इस मामले पर पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। इसके पार्लियामेंट में और प्रदेशों के विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 16, 17 और 18 अप्रैल का विशेष पार्लियामेंट का सेशन बुलाया है और इस विधेयक के समर्थन में पूरे देश की हमारी माताएं बहनें अपना समर्थन कर रही हैं। सबने मिस कॉल देकर अपना समर्थन विधेयक के प्रति जताया है और इस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ के अंदर कार्यक्रम हो रहे हैं, पदयात्राएं हो रही हैं, ये हॉल मीटिंग हो रहा है और एक अच्छा वातावरण महिला विधेयक के पक्ष में छत्तीसगढ़ में बनाया जा रहा है रैली। और वो धन्यवाद और बधाई दे रही हैं सोनिया गांधी जी को कि जिन्होंने एक टूक ये विचार रखा था कि लोकसभा और विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए और यूपीए के समय राज्यसभा में पारित होके भी वो रखा हुआ था। अब वर्तमान में बहुमत के आधार पे ये चाहते हैं कि लोकसभा में भी इसको पारित किया जाए। महिलाओं का अगर कहीं स्थान नहीं था तो आरएसएस और बीजेपी में नहीं था। आज वो वंदन की बात कर रहे हैं। उनको संगठन में रहना, उनके जो ट्रेनिंग के लिए आती थी लेडीज़ महिलाएं, उनके रहने की जगह इनको पृथक रखना है, इसका हिस्सा नहीं बनाना है। गोलवलकर जी के विचार इनके बारे में सुनिए। अन्य आरएसएस के जो बड़े से बड़े राष्ट्रीय स्तर के चिंतक थे उनके विचारों को महिलाओं के संदर्भ में सुनिए। और फिर ये जो वंदन का अभी एक शब्द अच्छा नहीं है लेकिन ढोंग सा रचा जा रहा है। तो इस पूरे अधिनियम को, इस विषय को ढोंग बताया जा रहा है टी.एस. सिंहदेव की ओर से, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इस अधिनियम से महिलाओं को और ज्यादा शक्ति मिलेगी और ज्यादा महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। लेकिन आज ऐसे में हम सवाल पूछ रहे हैं। कल से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर संसद में चर्चा, बीजेपी कांग्रेस में तेज हुई सियासी जमा खर्चा, महिलाओं को मिलेगा आगे बढ़ने का मौका, बिना जातिगत जनगणना परिसीमन ना होगा धोखा। कांग्रेस बोली चुनावी फायदे के लिए चाल, बीजेपी बोली कांग्रेस की नहीं गलने वाली है दाल। 33% आरक्षण से महिलाओं को होगा बेड़ा पार, टाइमिंग और क्रेडिट पर छिड़ी सियासी रार। और इसी पर बातचीत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। इस पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ शताब्दी पांडे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। शताब्दी जी, बहुत स्वागत है आपका। धनंजय ठाकुर हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। के शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका भी। तो सबसे पहले शताब्दी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। शताब्दी जी, महिलाओं को नीति निर्माण में भागीदारी देने की बड़ी पहल है केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की, और ऐसे में किस तरह से आप बताना चाहेंगे कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम प्रभावी होने वाला है, उपयोगी होने वाला है?
निश्चित रूप से जब पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं का नेतृत्व बढ़ेगा, नीति निर्धारक जब महिलाएं होंगी, जब नीतियां बनाते वक्त उस मेज पर, उस टेबल पर महिलाएं बैठेंगी, तो संवेदनशीलता से महिला सुरक्षा, महिला स्वास्थ्य और महिला शिक्षा को लेकर बनने वाली नीतियों में हम देखेंगे कि महिला हितैषी ये नीतियां किस प्रकार से बनेंगी। महिला नेतृत्व से जमीनी मुद्दों को प्राथमिकता मिलेगी और इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये केवल संख्या नहीं बढ़ेगी, केवल सीट नहीं बढ़ेंगी, अब महिलाओं का नेतृत्व बढ़ेगा। और ये जो महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, ये मात्र एक कानून नहीं है, मैं तो कहूंगी कि ये लोकतांत्रिक चेतना का विस्तार है और इस प्रकार से समाज की सोच में बदलाव आएगा और एक बहुत ही ऐतिहासिक 21वीं सदी का निर्णय है। इसका सभी दलों को स्वागत करना चाहिए। सभी दलों की सहभागिता से ही 2023 में ये दोनों सदनों में पारित हो चुका है। अब इस पर किसी भी प्रकार के शंका करना या किसी भी प्रकार का ये कहना कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये दर्शाता है कि इनके पास महिलाओं की संख्या है नहीं। इनको ऐसा लगता है कि यदि आरक्षण बिल लागू हो जाएगा तो हम महिलाओं को कैसे आगे बढ़ने देंगे, क्योंकि विपक्षी दल जितने भी आज भारत में हैं, उन्होंने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने से रोका है। सपा ने क्या किया वो भी हमने देख लिया, कांग्रेस की भी विचारधारा हमने देख ली कि किस प्रकार एक परिवारवाद, बस एक परिवार की ही महिलाएं आगे बढ़ना चाहिए, अन्य महिलाओं का तो क्या हाल है वो हमने देख लिया है। ठीक है, कि किस प्रकार से उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है, कितना गंदा व्यवहार होता है उनके कार्यालय में ही। वो मिस खेरा के साथ क्या हुआ वो हम सब जानते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर महिलाओं के साथ क्या संस्कार होना चाहिए, किस प्रकार का बर्ताव होना चाहिए, इसकी कमी होने की वजह से महिलाओं के पार्टिसिपेशन को लेके कहीं ना कहीं इनके मन में डाउट है और इस डाउट की वजह से ही ये अभी इस पर अपने विपरीत प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लेकिन ऐसी विपरीत प्रतिक्रिया देकर ये देश की आधी आबादी को अपने से दूर कर लेंगे, क्योंकि वोट बैंक में बहुत बड़ा स्थान होता है। हम जब भी चुनाव के परिणाम आते हैं तो हम देखते हैं कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन 60 से अबव ही होता है। तो ये वोटर्स को नाराज करने का काम कर रही हैं ये विपक्षी पार्टियां। मेरा तो अनुरोध है कि सभी सहमति से समर्थन करते हुए और इस बिल को की जो चर्चा हो रही है इसमें सकारात्मक चर्चा करते हुए अपनी भागीदारी निभाना चाहिए, क्योंकि ये किसी पार्टी की राजनीतिक मैं कहूंगी कि लालसा का विषय नहीं है, ये एक इतिहास बनने जा रहा है। नारियों को सदियों से जो दबाया गया था, जो आक्रांताओं के आने से उसके पूर्व हम देखते हैं वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन जब मध्य युग में जो आक्रांता आए उसकी वजह से महिलाओं की जो स्थिति खराब हुई थी, दोयम दर्जे की हुई थी, जिसको आजादी के बाद कांग्रेस 60 साल में नहीं दिला पाई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से आज ये दोनों सदनों से पारित हो गया है। राष्ट्रपति महोदया ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। चर्चा के लिए 3 दिन का अवसर दिया गया है। यहाँ यदि इसमें कुछ सुझाव है, कुछ सुधार करना है, कोई सकारात्मक अपने विषय रखे विपक्ष, तो बहुत अच्छा होगा। जी, आपने क्या सुझाव रखेंगे, अच्छा क्या पक्ष रहेगा, वो कांग्रेस प्रवक्ता हैं धनंजय जी बताएंगे। धनंजय जी, लोकतांत्रिक चेतना का विस्तार होगा ये कहा जा रहा है इस बिल के लागू होने के बाद। आपको क्या लगता है कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा तो वाकई में महिलाओं को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी? तो शताब्दी जी कहना चाह रही है कि लोकतांत्रिक चेतनाओं को अवसर मिलेगा, तो क्या नरेंद्र मोदी जी में चेतना की कमी थी क्या 2023 में? जिस समय बिल पास हुआ कांग्रेस ने समर्थन किया और उस दिन हमारे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कहा कि बिल तत्काल लागू होनी चाहिए, इसमें परिसीमन का इंतजार नहीं करना चाहिए, जनगणना का इंतजार नहीं करना चाहिए, वर्तमान जो सीटें हैं उस पर लागू होना चाहिए। तो क्या नरेंद्र मोदी जी में चेतना कमी थी क्या शताब्दी जी? क्या उस समय नरेंद्र मोदी जी को महिलाओं के बारे में चिंता नहीं थी, क्योंकि 400 सीट का अहंकार था क्या? 240 पर आए तो आज महिलाओं की बात कर रहे हैं। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, और पहले दिन नहीं, आज इस देश में लगभग 15 लाख से अधिक महिला जनप्रतिनिधि हैं, चाहे पंचायत में हो, नगरीय निकाय में हो, विधानसभा में, हर स्तर पर निगम निकाय में हो, 15 लाख उसकी संख्या है।
आपको पता है ना ये महिलाओं को आरक्षण किसने दिया था? राजीव गांधी जी ने, नरसिम्हा राव जी ने, मनमोहन सिंह जी ने। और जिस महिला आरक्षण बिल को लेकर ये नरेंद्र मोदी जी के यशोगान कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए जब ये बिल लाया गया था मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान, तो राज्यसभा में विरोध करने वाले लोग कौन थे? वहां राज्यसभा में बिल पास नहीं हुआ। तो जरा नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए उस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन क्यों नहीं किया? भाई इस बिल के खिलाफ आज भी कांग्रेस पार्टी ने, किस नेता ने कहा बिल नहीं लाना चाहिए? सोनिया जी का पत्र, खुला पत्र आपने पढ़ा होगा। उन्होंने कहा हम तो 2023 में ही इस बिल को तत्काल, बिना परिसीमन, बिना जनगणना, बिना डिक्शनरी लागू होने की बात कर रहे थे। क्या डर सता रहा था नरेंद्र मोदी जी को? क्या डर सता रहा था मोहन भागवत जी को? महिलाएं आगे आ जाएंगे तो मोहन भागवत जी की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। महिलाएं आगे जाएंगे तो नरेंद्र मोदी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। और इस देश में पहला प्रधानमंत्री अगर किसी महिला कोई बनी है तो कांग्रेस पार्टी से इंदिरा गांधी। देश की पहली राष्ट्रपति बनी है तो कांग्रेस पार्टी की देन बनी है। पहली लोकसभा की अध्यक्ष शताब्दी जी वही बोल रहे हैं, एक ही परिवार आगे बढ़ता रहा, वो यही बोल रही हैं। और शताब्दी जी, अच्छा, मतलब पाटिल जी कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार से हैं। आप जो लोकसभा जो स्पीकर थी मीरा कुमारी जी, वो गांधी परिवार से हैं। कैसी बात करते हैं आप? थोड़ा अभी बहुत विद्वान प्रवक्ता है शताब्दी जी, पढ़े लिखे हैं। वो अलग विषय कि जिस दल में आते हैं वहां झूठ बोलना सर्वोपरि होता है। के शर्मा जी, लेकिन ये बताना चाहिए आज तक आरएसएस का संघ प्रमुख कोई महिला क्यों नहीं बन पाया? बताना चाहिए इनको। ठीक है, के शर्मा जी आप थोड़ा समझाने की कोशिश करिए, महिला का नेतृत्व करिए, आरोप सिनेरियो को किस तरह से हम देखें। के शर्मा जी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये क्या लगता है कि वाकई में ताकत मिलेगी या फिर सियासी मजबूरी है? इस वक्त में, ऐसे वक्त में चर्चा हो रही जो से माना जा रहा था 2029 में लागू होना था, और कांग्रेस कह रही है कि इससे बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था। ये सब चुनावी समय को देखते हुए सब किया जा रहा है, क्या लगता है सर आपको? देखिए, ये मजबूरी है कि मास्टर स्ट्रोक है, ये तो रिजल्ट के आधार पे होगा। राजनीतिक दल अपने हिसाब से प्रयास करते हैं, समय भी तय करते हैं जो सत्ताधारी दल है। हाँ। दूसरी चीज है, महत्वपूर्ण बात है कि जो 33% आरक्षण की बात हो रही है, निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो महिलाओं का प्रतिशत 27% आता है, उससे ये बेहतर है। इसी तरह से इसमें बात करें तो महिलाओं को आगे लाने के लिए पुरुष प्रधान समाज रहा है हमारा, उसमें इनके भ्रूण हत्या की बात कर ले, अशिक्षा की बात कर ले, दहेज प्रताड़ना की बात कर ले, उसके बाद फिर आत्मनिर्भर बनाने की बात आई। आत्मनिर्भर से अब नीति निर्धारण तक के हम पहुंचे हैं। यदि ये नीति निर्धारण करेंगे तो निश्चित रूप से महिलाओं की, आधी आबादी की जो बात करते हैं उनकी एक भूमिका इसमें होगी। महत्वपूर्ण इसमें तमाम प्रकार के जो सवाल उठ रहे हैं वो परिसीमन को लेकर के, राजनीतिक रूप से, जैसे दक्षिण का कहना है हमने जनसंख्या नियंत्रण को लिए बेहतर काम किया है, तो क्या हमारी सीटें कम हो जाएगी? दूसरी चीज है ओबीसी आरक्षण की बात कही जा रही है। इन विषयों पर 3 दिनों पर की चर्चा होगी, मुझे लगता है उसमें बेहतर जवाब सत्ता की ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से आएगा। अभी बात हो रही है इसका विरोध को लेकर के, चाहे धनंजय ठाकुर कहें या इंडिया गठबंधन के लोग कहें, इसका 33% का विरोध नहीं, क्योंकि पहले भी वो समर्थन कर चुके हैं। अब बात हो रही नीति, नियत को लेकर और समय को लेकर हो रही। तो ये तो निश्चित रूप से है कि ये चुनाव जब अभी आएगा तो कुछ ना कुछ 10% वोट भी यदि तमिलनाडु और इधर बंगाल में फर्क पड़ गया तो कितना अंतर हो जाएगा सत्ता के लिए, ये तो है ही है। इसके साथ ही साथ 2029 की बात कही जा रही है, उसमें 1971 के जगह में 2011 को जो जनगणना को आधार बना के करेंगे, तो इसमें सीटों की संख्या जो है 50% अधिक बढ़ जाएगी। तो ये भी संख्या को लेकर के बात आ रही है कि जो पुरुष को संख्या इसलिए बढ़ानी पड़ रही है कि पुरुष की सीट वहां पे छीन न जाए, इसलिए महिलाओं के लिए अतिरिक्त सीट की व्यवस्था की जा रही है। क्या ये तो बातें हैं कि बड़े बड़े नेताओं की सीट हो जाएगा, फिर उसमें जब बाद में चेंज होगा तो फिर रोटेशन के माध्यम से उस सीट पर महिला जो एक बार चुनाव जीतेगी वो हटेगी नहीं। क्यों हटेगी? यदि वहां से जीती है तो पुरुष के सामने भी लड़ने के लिए वो सक्षम होंगी यदि राजनीतिक दल चाहेंगे। तो इससे आने वाले समय में एक समझ जाइए कि महिलाएं जो बराबरी का हक की बात कर रहे हैं, वहां पे पुरुषों को भी संघर्ष करना पड़ेगा टिकट के लिए भी और जीतने के लिए भी। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो विकसित भारत की बात कर रहे हैं, ये महिलाओं के लिए पुरुषों को हो सकता है हाथ जोड़ के टिकट मांगना पड़ जाए, ये स्थिति आ सकती है। ठीक है शताब्दी जी, महिलाओं के आरक्षण की नींव पहले ही रखी जा चुकी थी, कांग्रेस ये बात कह रही है और कहा जा रहा है कि ये सब कुछ सियासी मजबूरी में हो रहा है। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनको कांग्रेस पार्टी का पक्ष मजबूत करना है तो कुछ भी कहना है। अगर नींव पहले रखी गई थी और उस पर अगर अभी भवन बन रहा है और अगर ध्वजा फहरा दी जा रही है तो इसका तो स्वागत करना चाहिए।
इस पर शंका करना, कुशंका करना, प्रश्न करना, प्रति प्रश्न करना, इसके टाइमिंग को लेकर प्रश्न करना, ये तो दर्शाता है ना कि आप पहले भी आपकी इच्छा शक्ति नहीं थी कि ये पारित हो और आज भी आपकी इच्छा शक्ति नहीं है कि ये पारित हो। नहीं, वो ये पूछ रहे हैं कि 9 साल का वक्त क्यों लग गया, कैसे लग गया, 9 साल का वक्त क्यों लग गया? 33% लागू होने से बहुत से लोगों की सीट डगमगाएगी और ये नहीं चाहते हैं। और ये कहीं पर भी पुरुष मानसिकता से हटकर नारियों को नेतृत्व देने वाली पार्टी नहीं है। जिन नारियों को इन्होंने नेतृत्व दिया वो केवल और केवल चंद उंगलियों में गिनी जाने वाली और विशेष तौर पर गांधी परिवार को ही इन्होंने आगे बढ़ाया। इंदिरा गांधी, सोनिया धनंजय जी गांधी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। धनंजय जी सुन रहे हैं आप? मेरा ये कहना है, धनंजय जी तक आवाज आ रही है जी, बोलिए अब। शताब्दी जी बोलिए अब आप। जी मेरा ये कहना है, आ रही जी, मेरा ये कहना है कि महिला नेतृत्व बढ़ने से देश को एक नई दिशा मिलेगी। संवेदनशीलता से बहुत से मुद्दों पर निर्णय होगा और जो आधी आबादी है उसको 100% उसका हक मिलना चाहिए। वो उसका हक उसको मिलेगा। इसलिए इस अधिनियम को सभी को समर्थन करना चाहिए। नहीं, इसमें यही तो प्रश्न है कि चुनाव के समय ही आरक्षण का मुद्दा क्यों याद आता है? प्रश्न यही है शताब्दी जी। बताया आज पूरे विश्व में अन्य देशों में 27% है शताब्दी जी महिला प्रतिनिधित्व। शताब्दी जी, और हमारा देश 33% की ओर आगे बढ़ रहा है। और मैं आपको बता दूं 33% तो आरक्षण से आएंगी। और आज जो 14% हैं जो अपने स्वयं के एफर्ट से आती हैं उनको आप ऐड कर देंगे, ये सारा एड ऑन हो जाएगा तो 50% से भी ऊपर हमारा प्रतिशत जाएगा। शताब्दी जी, तो ये पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण बनेगा। यदि हमने एआई के क्षेत्र में विश्व में अपना स्थान बनाया है, यदि हमने सुरक्षा की दृष्टि से बनाया है, यदि हमने स्पेस में अपना स्थान बनाया है, तो आज बहुत अच्छी बात है। नेतृत्व की दृष्टि से भी विश्व में नंबर 1 देश बनने बहुत जा रहे अच्छी हैं। बात। वही दूसरी ओर मैं कहूंगी कि नहीं, अगर लेकिन हम शताब्दी जी सुनिए ना, शताब्दी जी, हम 2047 में भारत कैसा होगा की बात करते हैं, तो आज शताब्दी जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। चर्चा करनी चाहिए। परिसीमन और जनगणना को लेकर जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं वो गलत है। क्योंकि साइमल्टेनियसली 2029 में जब ये लागू होगा तब तक जनगणना भी हो जाएगी। लेकिन शताब्दी जी आप सुन नहीं रही हैं अभी। चिंता हमें करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है सरकार शताब्दी जी, कर रही है। चिंता कांग्रेस भी कर रही है। आप थोड़ा सुनिए अब इस चीज को। सवाल यही है, बार बार पूछा जा रहा है कि चुनाव के समय ही आरक्षण का मुद्दा क्यों याद आता है आपको? देखिए, क्या उस समय 2023 में जब ये मामला आया था तब चुनाव नहीं चल रहे थे क्या? तो वो पूछ रहे हैं कि 9 साल आप क्या करते रहे फिर आप? देखिए, ये बेवजह के उलझुल प्रश्न है कांग्रेस के। ऐसे प्रश्न नहीं करना चाहिए। जिस समय सदन में महिला कैसे करना चाहिए कि मोदी जी भगवान है, योगी जी भगवान, ऐसे प्रश्न करना चाहिए। उस समय मोदी जी महामानव है, यही प्रश्न करें, महिलाओं के हक की बात ना करें। उस समय क्या देश में चुनाव नहीं तो चल रहे थे? सवाल उठता है कि जब चुनाव उस समय था तो उसमें परिसीमन में चुनाव क्यों नहीं किया गया महिला आरक्षण? क्या डर था मोदी जी को उनकी कुर्सी छीन जाएगी? छुट्टी हो रही है। क्या डर था मोहन भागवत जी को? छुट्टी हो रही है इसलिए आपको ये याद आ रहा है और इस वजह से आप अरे वो सब छोड़ दीजिए। अरे नरेंद्र मोदी जी को डर किस बात का था? पूरे देश नरेंद्र मोदी जी को डर किस बात का था बताओगे? कि 2023 में जब बिल पास हो गया तो लागू क्यों नहीं किया? कि मोहन भागवत जी ने रोक दिया था। मैसेज जा रहा है आरक्षण का विरोधी तो नरेंद्र मोदी जी है, आरक्षण का विरोधी मोहन भागवत जी है, आरक्षण के विरोधी आपकी भाजपा है। यदि आप महिलाओं के भाई सवाल तो पूछा जाएगा ना कि 23 से बिल पास हुआ तो नरेंद्र मोदी जी को लागू करने से क्या गौतम अडानी ने रोका था, कि मोहन भागवत ने रोका था, कि मुकेश अंबानी ने रोका था, कि इनके नरेंद्र मोदी जी के मित्र ट्रंप ने रोका था? अरे देश के महिलाओं को आरक्षण। ठीक है धनंजय जी, ठीक है धनंजय जी, अब आप बताइए राजनीतिक हथियार कैसे, और आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी को फायदा होगा इससे? देखिए, हम तो बीजेपी की फायदे की बात ही नहीं करते हैं। क्योंकि जो 400 सीट का अहंकार जो नरेंद्र मोदी जी को था, 400 सीट का अहंकार जो जेपी नड्डा जी को था, 400 सीट का अहंकार जो मोहन भागवत जी को था ना, वो अहंकार टूटा। तब इनको महिला आरक्षण की चिंता हो रही। हम तो कहें ना, जिस दिन पहले ही लागू हुआ 2023 में बिल पास हुआ तब सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने कहा इसको अभी इसको लागू कर दीजिए, परिसीमन जनगणना की जांच मत करिए।
क्यों लागू नहीं किया गया उस समय? क्या महिलाओं के प्रति आपको नहीं था? और कांग्रेस अभी पार्टी लागू जिसने कर रहे हैं, महिलाओं को क्या तकलीफ आरक्षण है दिया, आपको? प्रतिनिधित्व दिया, 15 लाख, आज जो जनप्रतिनिधि तकलीफ हैं है? और शताब्दी जैसे हमारी बहन टीवी में बैठ के डिबेट करी ना, ये कांग्रेस की देन है। अगर मोहन भागवत जी के हिसाब से चले तो इनको डिबेट भी ना भेजे। यही स्थिति है भारतीय जनता पार्टी में। और देश का पहला प्रधानमंत्री मिला इंदिरा गांधी जी, पहला राष्ट्रपति मिला कांग्रेस की सरकार, पहला लोकसभा अध्यक्ष मिला तो वो कांग्रेस की सरकार थी। ये तो महिलाओं को घर से बाहर निकलने नहीं जाते। और इनके नेता बोलते हैं महिलाएं, मोहन भागवत जी क्या बोलते हैं कि महिलाएं हिंदू 10 बच्चे पैदा करे, 5 बच्चे पैदा करे। ये तो ऐसे सोच रहे थे महिलाओं के शर्मा लिए। जी, साई जी ने भी क्या किया? तो यह महिलाओं के लिए सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन समझ के रखते हैं लोग। और कांग्रेस ने अगर किसी काम को किया है, हम तो पूछ रहे हैं पहले दिन लागू क्यों नहीं हुआ? के शर्मा जी, थोड़ा आप मुझे समझाइए इस चीज को। ठीक है धनंजय जी, लौटूंगा मैं आपके पास, आप दोनों के पास लौटूंगा। के शर्मा जी से समझने की कोशिश करेंगे चुनौती के बारे में। अधिनियम आया है सर, के शर्मा जी, अधिनियम आया अभी, जब ये लागू होगा तो क्या लगता है क्या क्या चुनौतियां होंगी? देखिए, चुनौतियां तो पुरुष प्रधान समाज के लिए पहली है कि बड़े नेताओं की सीट भी खतरे में पड़ जाएगी, ये तो सत्यता है। दूसरी चीज ये है कि इसमें जैसे छत्तीसगढ़ में आप कहें कि अभी तक राज्य निर्माण के बाद एक ही महिला मंत्री है, तो ये संख्या भी निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। तो उनके प्रतिनिधित्व जो है लगातार बढ़ते जाएगा। तीसरी चुनौती अभी देखें तो परिवारवाद को चुनौती रहेगी। कहीं जो पुरुष जिस सांसद है, विधायक है, उस सीट पर महिला को ही, उनकी पत्नी को ही ना दे दिया जाए। या महिला कांग्रेस की बात करें या जो महिला मोर्चा है भाजपा की, उनको टिकट मिलेगी क्या? ये संघर्ष तो नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में भी देखने को मिलता है। तो ये एक बड़ी चुनौती के रूप में भी है कि इसको लागू करना, उस ढंग से महिलाओं को तैयार रखना, या प्रशिक्षण के माध्यम से कहे या तमाम प्रकार के उपाय के जरिए राजनीतिक दलों को जरूरत पड़ेगी कि महिलाओं को इस ढंग से आगे लाए। महिला के सामने महिला लड़ेंगी तो ये तो उनके लिए अच्छी बात है। लेकिन ये भी बात है कि जैसे 19 विधायक छत्तीसगढ़ में है, तो ये संख्या तो बढ़ जाएगी। जिस तरह से अभी बात आ रही है कि 33% प्लस 19 को भी जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, तो ये संख्या बढ़ेगी। तो आने वाले समय में आपको बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। चाहे नेता प्रतिपक्ष की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, विधानसभा अध्यक्ष करें, ये महिलाओं के लिए एक सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है। इसका कैसे उपभोग करते हैं, कैसा उपयोग करते हैं, नीति निर्धारण के मामले में महिलाएं जो इस ढंग से शोषण की बात हो रही है, शिक्षा को लेकर हो रही है, भ्रूण हत्या, विवाह, दहेज प्रथा, इस सबको रोकने के लिए कैसे कदम आगे उठाएंगे, ये आने वाले समय में मुझे लगता है कि क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में इस विधेयक को तो देखा जाना चाहिए। ठीक है धनंजय जी, आखिरी 10 सेकंड आपके पास, क्लोजिंग कमेंट धनंजय जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो स्पष्ट तौर पर महिलाओं को सशक्तिकरण की, महिलाओं को नेतृत्व देने के पक्षधर है। हमने इस दिशा में काम भी किया। तो आज 15 लाख से अधिक महिला जनप्रतिनिधि हैं। 2010 में हमने जब महिला आरक्षण भी लागू किया तो उस दौरान भी जो राज्यसभा में हमारी बिल पास नहीं हुआ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। 2023 से जब महिला आरक्षण बिल लाया गया तो हमारी पार्टी ने स्पष्ट कहा आप इसको तत्काल लागू करिए क्योंकि हम महिलाओं को आगे बढ़ाने के पक्षधर हैं। अब सवाल ये उठता है 2023-24 में चुनाव था तो नरेंद्र मोदी जी ने क्यों लागू नहीं किया? क्या उनको डर सता रहा था कि महिलाओं को आरक्षण दे देंगे तो उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी? तो बहुत सारी बातें हैं। हम तो हमेशा से कहे हैं कि इनको लागू किया जाए और आज भी हमारा स्टैंड क्लियर है, महिलाओं का अधिकार मिलना चाहिए। शताब्दी जी, कांग्रेस कह रही है कि महिलाओं का अधिकार मिलना चाहिए। हम पहले कहते रहे 23-24 में लागू होना चाहिए लेकिन तब नहीं हुआ लागू। लेकिन अब क्या लगता है? 10 सेकेंड शताब्दी जी। देखिए, इस अधिनियम के लागू होने से महिलाओं का सम्मान, उनका प्रतिनिधित्व और नेतृत्व को नया आयाम मिलेगा और सभी की सहभागिता से हमें पूर्ण विश्वास है कि 16, 17, 18 इन 3 दिन की चर्चा में नए आयाम सामने आएंगे, कुछ सकारात्मक सुझाव आएंगे, इनको जोड़कर यह अधिनियम लागू होगा और आने वाले समय में नीति और नीति निर्माण में महिलाओं की योगदान होगा और ये सब होगा नीति, नियत और नेतृत्व की वजह से जो हमारे केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। बिल्कुल, और इसे निश्चित तौर पर सकारात्मक तौर पर जरूर लिया जाना चाहिए लेकिन इस पर टाइमिंग और क्रेडिट पर जो सियासी रार छिड़ी हुई है, आगे देखना होगा कितना दिलचस्प ये चीज़ होने वाली है। फिलहाल शताब्दी जी बहुत धन्यवाद, धनंजय जी बहुत धन्यवाद और के शर्मा जी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।